Hello students, today we will discuss chapter 10 of history which is the First World War. So let's begin with the chapter. तो अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो शुरू हुई 1914 में, ठीक है। 1914 से 1918 तो चली थी वो। 1914 में वो शुरू हुई तो इसने ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री को अपने लपेटे में लिया, यूरोप के साथ साथ एंटायर कंट्री को अपने लपेटे में लिया। इसके जो वॉर के जो रिजल्ट्स थे वो और दूसरी वॉर्स की तरह नहीं थे। ये जो वॉर थी ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे लड़ी गई थी, मतलब सारी कंट्रीज़ इंटायर इसमें एंगेज थी। तो जो इसके रिजल्ट्स हुए उसने सारी कंट्रीज़ को अफेक्ट किया बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ नए मेथड्स यूज़ किए गए डिफेंस के और डिस्ट्रक्शन के, ठीक है। नए तरीके से लड़ाई लड़ी गई। तो अब कॉजेज़ क्या थे वर्ल्ड वॉर के? सबसे पहले नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अब नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म एक यूनिटी की भावना जो लोगों में होती है, जहाँ पे लोग एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करें, लैंग्वेज शेयर करें और कल्चर शेयर करें, तो वहाँ पे नेशनलिज्म की भावना होती है, ठीक है। 19th सेंचुरी में, सेकेंड हाफ की 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जो नेशनलिज्म की भावना थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कंट्रीज़ थी वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग गई दूसरी कंट्रीज़ से, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया, ठीक है। एग्रेसिव नेशनलिज्म मीन्स कि अपनी कंट्री को प्यार करना और दूसरों की कंट्री को हेट करना, ठीक है। तो अब इस एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फ्रांस वांटेड टू गेट बैक इट्स प्रोविंसेस ऑफ अलेसेस एंड लोरेन फ्रॉम जर्मनी। तो अब क्या फ्रांस चाहता था कि उसको अपनी प्रोविंसेस वापस मिली जाएं, ठीक है। सिमिलरली इटली चाहता था कि जो उनकी टेरिटरी ऑफ टोरंटो टेरिटरी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड बल्कान स्टेट्स लाइक सर्बिया वांटेड दैट देयर फेलो नेशनलिस्ट हु लिव्ड इन अदर स्टेट्स शुड कम बैक टू फॉर्म ए ग्रेटर बल्कान स्टेट्स। वैसे ही इटली और बल्कान भी चाहते थे कि हमको अपनी अपनी टेरिटरीज वापस मिल जाएँ हमारी कंट्री में। These countries developed expansionist policies in the name of nationalism. Therefore, military strength becomes synonymous with national prestige, and every country began to increase her military power. तो अब क्या हुआ कि इस नेशनलिज्म की भावना की वजह से, ये नेशनलिज्म के नाम पर वो अपनी कंट्री को एक्सपैंड करना चाहते थे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि हर एक कंट्री अपनी अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रही थी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी टेरिटरीज को वापस लेने के लिए। तो अब एग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से इंपीरियलिज्म की भावना भी उत्पन्न हुई, उसका भी जन्म हुआ। इंपीरियलिज्म रेफर्स टू द स्टेट और पॉलिसी और प्रैक्टिस बाय विच अ पावरफुल नेशन एस्टैब्लिशेस इट्स कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री आइदर बाय डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन और बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। अब इंपीरियलिज्म की भावना जब हुई तो इंपीरियलिज्म की भावना में क्या हुआ कि जो पावरफुल कंट्री थी वो जो पुअर कंट्री हैं और जो अभी कम पावरफुल हैं उन पे हक जमाना अपना, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट वे से, ठीक है। वंस कॉन्कर्ड दिस कंट्री वाज क्लेम्ड ए कॉलोनी। दिस कॉलोनीज वर गवर्नड एज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंपीरियल नेशन थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव और पपेट गवर्नमेंट। तो अब जब वो हक जमा लेंगे तो क्या होगा कि वो किसके अंडर आ जाएगा, उसी गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा और उसको इंपीरियल नेशन की गवर्नमेंट ही चलाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो इंग्लैंड और फ्रांस था उसने बहुत बड़ा कर लिया अपना एम्पायर, कई सारी कॉलोनीज़ को अपने अंडर करके एशिया और अफ्रीका की, ठीक है। तो अब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का मेन फोकस था कि उनको अपनी टेरिटरीज़ को, ट्रेड को एक्सपैंड करना है दूसरी कॉलोनीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, यूज़ करके, जैसे इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, कैरिबियन आइलैंड्स एंड मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ओके। तो अब वो तो अपनी कंट्रीज़ को, जो इंपीरियल नेशन थे वो तो कंट्रीज़ को एक्सपैंड कर रहे थे, पर दूसरी कंट्रीज़ के बीच में बदले की भावना जाग रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच इसने एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की वजह से एक इन्वायरमेंट बन गया, फियर का इन्वायरमेंट, डर का इन्वायरमेंट और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का इन्वायरमेंट, हेटेड का इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुई। देन आता है रेस फॉर आर्मामेंट्स। अब रेस फॉर आर्मामेंट्स में क्या आता है कि द मैड रेस फॉर आर्मामेंट्स विच बिगिन सून आफ्टर द फ्रैंको प्रो-रशियन
war was one of the reasons which led to First World War. Every major power began stockpiling. अब क्या हुआ कि फ्रैंको रशियन वॉर के बाद कई सारी कंट्रीज थी वो अपने जो भंडार थे, स्टॉकपिलिंग भंडार थे, वो बढ़ रही थी पूरे हथियारों के साथ। ठीक है, किसके नेम पे बढ़ रही थी कि हमें सेल्फ डिफेंस चाहिए या प्रिजर्व पीस स्थापना करने के लिए हमें हथियार चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इफ़ वन कंट्री इंक्रीज इट्स आर्मामेंट्स अदर कंट्रीज वर कंपेल्ड टू डू द सेम। अगर एक कंट्री अपने हथियार खरीदती थी तो दूसरी कंट्री उसको देखा देखी में खरीदती थी। इससे वो क्या हुआ कि डर का वातावरण हुआ और एक दूसरे की तरफ ईर्ष्या का जन्म हुआ। In order to protect her colonies in Africa and a few islands in the Pacific, Germany began to build a powerful navy with a view to achieving parity with Britain. अब क्या हुआ कि अपनी कॉलोनीज़ को बचाने के लिए अफ्रीका में और पैसिफिक आइलैंड पे कुछ उनका जगह थी उसको बचाने के लिए जर्मनी ने एक पावरफुल नेवी बनाने का सोचा। ठीक है, और कि हम ब्रिटेन के समान खड़े हो जाएंगे। पर 1914 के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को बहुत पीछे छोड़ दिया आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में और बहुत सारे अदर मैन्युफैक्चर्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए कि जर्मनी आगे कैसे बढ़ रही है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसे बढ़ रही है। दिस लेड टू फियर्स कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंट्रीज एंड गिव राइज टू द रेज ऑफ आर्मामेंट्स। अब इसकी वजह से कंपटीशन की भावना बढ़ी और यूरोपियन कंट्रीज जो थी इनके में क्या हुआ कि रेस फॉर आर्मामेंट्स, जो अपने भंडार हथियारों से भरने का था, वो रेस शुरू हो गई कि हमें ज़्यादा हथियार चाहिए, हमें ज़्यादा हथियार चाहिए। Then आता है division of Europe into two hostile groups. There were two kinds of states in Europe in the early 20th century. On the one hand, there were single nations like France, Holland and Germany whose national identities were based on their common language and traditions. On the other, there were imperial states. तो अब क्या था कि 20th century तक जो यूरोप था वो दो काइंड ऑफ स्टेट्स में बट गया था। ठीक है, पहली स्टेट्स थी जिनकी नेशनल आइडेंटिटी सेम होती थी, उनकी कॉमन लैंग्वेज होती थी, कॉमन ट्रेडिशन होते थे, सब कुछ कॉमन था। और दूसरी तरफ इंपीरियल स्टेट्स थी जैसे ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर एंड द रशियन एम्पायर। द ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर was ruled by Habsburg dynasty of Austria and included in its territory Hungarian, Serb, Bosnian and Croat population who spoke different languages. अब इसमें क्या होता था कि ये जो कॉलोनीज़ होती थी इनमें लोगों के डिफरेंट कल्चर होते थे, डिफरेंट ट्रेडिशन होते थे, डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी। ठीक है, जर्मनी ने इस अलायंस में, ऑस्ट्रेलिया हंगरी अलायंस में एंटर किया और उसके साथ 1882 में इटली ने भी ज्वाइन कर लिया अलायंस। इसको बोला जाता है ट्रिपल अलायंस। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ बिस्मार्क फ्रांस वॉज एबल टू एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद रशिया एंड इंग्लैंड। द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज पॉपुलेटेड बाय पॉलिश, Ukrainian, Turkish and Mongol population. The three countries entered in triple entity in 1907 to counter the Triple Alliance. अब ट्रिपल अलायंस के अगेंस्ट में खड़े होने के लिए रशिया फ्रांस ने मिलके अलायंस बनाई ट्रिपल एंटिटी, जिसमें अंदर जापान भी बाद में इंक्लूड हो गया। तो यूरोप इस तरह से दो हॉस्टाइल कैंप्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब जब डिवाइड हो गया तो एक दूसरे को सुपीरियर बनाने की जंग में क्या हुआ कि ये जो कॉलोनीज़ थी इनमें टेंशन थी वो ज़्यादा बढ़ गई और जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। देन आता है साराजेवो क्राइसिस। आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, द हायर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, वाज असैसिनेटेड एट साराजेवो, कैपिटल ऑफ बोस्निया, ऑन जून 28, 1914। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया हंगरी का जो राजा था उसका कत्ल कर दिया गया जून 28, 1914 में। ठीक है, अब कत्ल किसने किया, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसको ब्लैक हैंड और यूनियन ऑफ डेथ भी बोला जाता था, कि वो किसने बनाई थी, सर्बिया के क्रांतिकारियों ने। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सर्व्ड एन अल्टीमेटम ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 23 मेकिंग 11 डिमांड। अब ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के सामने कुछ एक अल्टीमेटम रखा, 11 डिमांड्स थी उसमें। सर्बिया ने सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया। उन डिमांड्स के अलावा जो डिमांड्स उनकी इंडिपेंडेंस को हार्म करेंगी।
ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर्ड वार ऑन सर्बिया ऑन जुलाई 28, तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी। रशिया ने ये प्रिपरेशन शुरू कर दी कि हम सर्बिया को सपोर्ट करेंगे। अगस्त 1 1940 में जर्मनी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम रशिया के ऊपर वॉर करेंगे, और अगस्त 3 की उसने कर दिया कि हम फ्रांस के ऊपर भी वॉर करेंगे, मतलब हमला करेंगे। जर्मन ट्रूप्स मार्च इनटू बेल्जियम to press on to France on August 4 and on the same day Britain declared war on Germany। तो अब इसमें क्या हुआ कि पहले जर्मन ट्रूप्स ने फ्रांस पर हमला करने के लिए अगस्त 4 को हमला किया, और उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। तो अब कुछ कंट्री इस हिस्से में चलेगी, कुछ कंट्री उस हिस्से में चले गई। मैनी अदर कंट्रीज सून एंटर टू द वॉर। जापान डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी to capture German colonies in the Far East. Turkey and Bulgaria joined on the side of Germany. Italy remained neutral for some time but joined a war against Germany in 1950, breaking the Triple Alliance। अब क्या था कि बहुत अलग अलग कंट्रीज़ ने वॉर को ज्वाइन किया। जापान ने जो जर्मन कॉलोनीज़ थी उनको अपने कब्ज़े में करने के लिए जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ाई करने की सोची। टर्की और बल्गेरिया ने जर्मनी की साइड में अपने आप को ज्वाइन किया। देन इटली ने सोचा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, पर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने ट्रिपल अलायंस जो उन्होंने यहाँ पे बनाई थी ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी और इटली के साथ, वो उन्होंने सोचा कि हम उसको तोड़ देंगे और किसके खिलाफ वॉर करेंगे, जर्मनी के खिलाफ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।